अब हमने नाउन्स किए थे ना, और हमने नाउन्स करते वक्त ये देखा था कि नाउन्स 5 में से एक पोजीशन ले सकता है। ये अपन ने देखा था। नाउन क्या क्या बनकर आ सकता है? नाउन सब्जेक्ट बनकर आ सकता है ना। अब नाउन कहो चाहे नाउन फ्रेज कहो, एक शब्द का नाउन हो चाहे अनेक शब्दों का समूह हो जिसके अंदर एक नाउन मौजूद हो, हम उसे नाउन फ्रेज कह रहे हैं। नाउन या नाउन फ्रेज 5 में से एक पोजीशन ले सकता है, पर आपको याद क्या रखना है? 5 पोजीशंस में से एक जगह नाउन आ सकता है, परंतु थोड़ी गहराई में हम उतरे तो हम पाएंगे कि नाउन 7 चीजें बनकर आ सकता है। पोजीशंस तो 5 ही हैं, पोजीशंस 5 हैं, पर बनकर वो 7 चीजें आ सकता है। कैसे? पहले तो हम वो 5 पोजीशंस देखो। नाउन वाक्य का कर्ता बनकर आ सकता है। क्या होता है कर्ता? हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कर्ता है। तो नाउन या नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बनकर आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, ये नहीं करो कि सेंटेंस जिस शब्द से शुरू हो उसी को नाउन मानने लग जाओ। ये सब मत करना, ये मत करना। तुम्हें देखना है कि बात किसके बारे में कर रहे हैं। अगर मैं कहूं अपस्टेयर्स देयर इज अ रूम, तो इसमें तो अपस्टेयर्स ऊपर, ये तो जगह वगह की बात है। अपन तो कह रहे हैं एक रूम है, अपन रूम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उस सेंटेंस में अपस्टेयर्स अपस्टेयर्स नहीं बनेगा तुम्हारा सब्जेक्ट, जो कि स्थान बोधक शब्द है। इन दिस रूम, सुनो एक और, इन दिस रूम द टीचर इज टीचिंग, तो क्या तुम इन दिस रूम को सब्जेक्ट मान लोगे? हम इन दिस रूम की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो स्थान बोधक है। तुम बात कर रहे हो द टीचर इज टीचिंग, और तुम पाओगे कि वो इन दिस रूम जो है ना, उसको वाक्य में यहां से उठाकर वहां किया जा सकता है। द टीचर इज टीचिंग इन दिस रूम, इन दिस रूम द टीचर इज टीचिंग, है ना। बात किसकी की जा रही है? हम क्या इस कमरे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम बात कर रहे हैं द टीचर इज टीचिंग इन दिस रूम, हम बात टीचर की कर रहे हैं। तो आप सेंटेंस को देखकर ब्लाइंडली जो उसका पहला शब्द है उसको नाउन या नाउन फ्रेज या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मत मानने लगना। देखो कि बात किसकी की जा रही है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट छांटोगे। अपन ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस करेंगे। अभी तो तुम इन सेंटेंसेस को देखो। These 2 white dresses are beautiful। तो अपन ने जैसे देखा कि नाउन का पहला पोजीशन है सब्जेक्ट, तो अब इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ढूंढोगे, और हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आपका होगा ही होगा, भले उसमें दिखे साफ या ना दिखे। सपोज मैं आपको कहूं बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से कोई सब्जेक्ट नाम का शब्द नहीं दिख रहा जिसके लिए आप कह सको कि ये सब्जेक्ट है, पर उसमें एक लुप्त सब्जेक्ट है, हिडन सब्जेक्ट है, तुम बैठ जाओ। तो वो तुम छुपा हुआ है, पर है तो वो सब्जेक्ट ना। तो उसी तरीके से इस सेंटेंस को अगर आप देखो, इसमें तो स्पष्ट सब्जेक्ट है। क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप कहो ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ड्रेसेस की
बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ये दोनों सफेद ड्रेसेस, इस पूरे की बात कर रहे हैं हम। ये दोनों सफेद ड्रेसेस हम इनकी बात कर रहे हैं ना, दीज टू वाइट ड्रेसेस। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। नाउन फ्रेज है क्योंकि आपको इसमें ड्रेसेस संज्ञा दिखाई पड़ रहा है और ये सारे शब्द इस संज्ञा के बारे में एक्स्ट्रा सूचना दे रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वे इस संज्ञा के बारे में एक्स्ट्रा सूचना दे रहे हैं, परंतु सेंस तभी पूरा होगा जब हम पूरे को लेंगे। दीज टू वाइट ड्रेसेस, हम किन्हीं भी ड्रेसेस की बात नहीं कर रहे, हम किन्हीं भी ड्रेसेस की बात नहीं कर रहे, हम विशेष रूप से इन दो सफेद ड्रेसेस की बात कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नाउन का पहला पोजीशन है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह आया हुआ नाउन या नाउन फ्रेज हमेशा नॉमिनेटिव केस का नाउन होगा। यहां तक क्लियर है? नॉमिनेटिव केस का नाउन होगा जिसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट बनकर आया है, नॉमिनेटिव केस कह लो चाहे आप उसको सब्जेक्टिव केस कह लो। अब इसी सेंटेंस को अपन आगे देखते हैं। These two white dresses are beautiful। ये जो सफेद ड्रेसेस हैं ये ही सुंदर हैं, ये ही ब्यूटीफुल हैं। ड्रेसेस अलग और ब्यूटीफुल अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसलिए जब ये और ये एक ही हो तो ये एक्चुअली इसकी पूर्ति कर रहा है, सेंस को पूरा कर रहा है। और सेंस को पूरा करता हुआ ये जो शब्द है, अब हमें देखना है कि ये संज्ञा है, ये संज्ञा है या फिर ये विशेषण है। तो ब्यूटीफुल सुंदर, और आप लोगों को पता है कि सुंदर शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, ये ब्यूटीफुल इसकी विशेषता बता रहा है। ब्यूटीफुल ड्रेसेस, और जब ये ही ये हो तो अपन इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, और आप याद रखें COMPLEMENT। आई नहीं, आई का मतलब तुम बहुत सुंदर लग रही हो, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, या तुम बहुत अच्छा गाते हो, कॉम्प्लीमेंट। COMPLIMENT, पर ये तो पूरक है, और पूरक है तो ये कॉम्प्लीमेंट है। परंतु कॉम्प्लीमेंट्स मूल रूप से दो तरह के होते हैं, या तो एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है, और यहाँ पर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और इसलिए अपने को इस सेंटेंस में केवल एक ही नाउन फ्रेज मिल रहा है, इसके आगे अपन को कुछ भी नहीं मिल रहा। ये कॉम्प्लीमेंट है और ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसका कोई केस वेस नहीं होगा। आपको पता है कि नाउन्स के रिलेशन में 4 ऐसी चीजें हैं जो कि नाउन को परिभाषित करते हैं। सबसे पहला है जेंडर, है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। दूसरा है नंबर, एक वचन या बहुवचन, और तीसरा है पर्सन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, मैं, तुम, वो, और चौथा है केस जो केवल नाउन पर लागू होता है और नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। अगर आपको नाउन केस समझ में आ गया तो आपको प्रोनाउन केस वैसे ही समझ में आ गया, सेम चीज है ना। तो इसमें तो कहीं केस वेस का चक्कर ही नहीं है क्योंकि ये तो नाउन ही नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अब सेकंड सेंटेंस को देखो, द थर्ड मैन इन द लास्ट रो इज वेरी नाइस। अब आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या है और आप आधा अधूरा सा जवाब दो, आप कहते हो थर्ड मैन,
अरे कौन सा थर्ड मैन, इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है और इधर एक लाइन है, यहाँ तो 5 लाइन है, पांचों लाइन में एक तीसरा आदमी है। कौन से तीसरे आदमी की बात कर रहे हो? अधूरा है ना सेंस। तो आपको कहना पड़ रहा है नहीं मैं इस वाले की बात नहीं कर रहा, मैं तो वो आखिरी रो में जो तीसरा आदमी खड़ा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसलिए द थर्ड मैन इन द लास्ट रो, ROW, पंक्ति, और उसके बाद ये वर्ब आ गया, इसी से आपको हिंट मिल जाएगा। ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाता है, नाउन फ्रेज है, होने को ये नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है और ये नॉमिनेटिव केस है। अब द थर्ड मैन इन द लास्ट रो इज माय अंकल। अब इस सेंटेंस में ये आपका तो क्लियर है, सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, नॉमिनेटिव केस है, पर हमें इसमें एक और नाउन फ्रेज दिख रहा है, मेरे अंकल, माय अंकल, है ना। अब हमें ये चेक करना है कि नाउन इस सेंटेंस में क्या बनकर आया है। अभी तक अपन ने एक देखा सब्जेक्ट, अब दूसरा देखो पूरक, जो कि मतलब सब्जेक्ट का पूरक जो कि संज्ञा। ऊपर वाले सेंटेंस में ब्यूटीफुल सब्जेक्ट का पूरक तो था पर ये विशेषण था, एडजेक्टिव था। इस वाले सेंटेंस में ये जो आदमी खड़ा है आखिरी वाले रो में, तीसरा आदमी, ये ही मेरा अंकल है। सेम है ना, वो तीसरा आदमी ही मेरा अंकल है। तो एक तरीके से ये और ये एक ही हो गए, isn't it? और ये हमारा नाउन है, अंकल तो नाउन है ना, अंकल नाउन है ना, तो इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, परंतु ये कॉम्प्लीमेंट नाउन है क्योंकि अंकल तो नाउन है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, देखो ये कॉम्प्लीमेंट तो है, कॉम्प्लीमेंट नाउन है, हाँ ठीक है, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऊपर वाला सेंटेंस देखो, इसमें भी ये ब्यूटीफुल सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। फर्क क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है और ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब यहां थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा इस तरफ आप ध्यान दो। ओके, किसी भी वाक्य के दो हिस्से होते हैं। ओके, किसी भी वाक्य के दो हिस्से होते हैं। अपन एक सिंपल सा सेंटेंस ले रहे हैं, राम इज अ टीचर। सिंपल सा सेंटेंस है, राम इज अ टीचर। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है राम। ये पूरा आपका प्रेडिकेट कहलाता है। मतलब वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला वाला भाग सब्जेक्ट कहलाता है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट में वो बात कही जाती है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। भाई राम एक आदमी है, उसका नाम राम है, ये तो आपका सब्जेक्ट है। एक आदमी है, उसका नाम राम है। अब राम के बारे में आप कह रहे हो कि राम तो टीचर है, तो उसके बारे में जो आप सूचना दे रहे हो वो आपका प्रेडिकेट वाला हिस्सा होता है। वाक्य में ये जो है इज अ टीचर, ये राम के बारे में सूचना दे रहा है कि राम एक टीचर है। इज दिस ऑल्सो क्लियर? अब प्रेडिकेट में जो मेन हिस्सा होता है वो होता है क्रिया, और इसको अपन कहते हैं प्रेडिकेटर। क्योंकि प्रेडिकेट में ये भी हो सकता है
और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है प्रेडिकेट में। पर प्रेडिकेट का मुखिया प्रेडिकेटर है जो बेसिकली वर्ब होता है। यहां तक क्लियर है? अब तुम एक बात देखो कि राम ही टीचर है, टीचर ही राम है, और अगर राम नॉमिनेटिव केस है तो फिर ये टीचर भी तो नॉमिनेटिव केस ही होगा, क्योंकि राम ही टीचर है और टीचर ही राम है। क्लियर है अनीता? क्लियर? राम ही टीचर है, टीचर ही राम है। जब राम नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, तो ये जो टीचर है, टीचर ही तो राम है, राम ही तो टीचर है, टीचर ही तो राम है, तो ये भी आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। हुआ या नहीं? पर हम इसको नॉमिनेटिव केस बताते हुए भी कहेंगे, इसको कुछ और नाम देंगे, हम इसको कहेंगे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। और अब आप इस चीज को क्लियरली समझो कि हम इसको क्यों कह रहे हैं प्रेडिकेट नॉमिनेटिव ना, हम इसको नॉमिनेटिव केस डायरेक्टली क्यों नहीं कह रहे? नॉमिनेटिव केस ही तो है, राम ही तो टीचर है, टीचर ही तो राम है। हम इसको एक अलग नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसकी पहचान इससे थोड़ा सा अलग हो गया। कैसे? ये शब्द एक अलग परिवार को बिलोंग करता है, उस परिवार का नाम है सब्जेक्ट, और ये टीचर यही होते हुए ये एक अलग परिवार को बिलोंग करता है जिसका नाम है प्रेडिकेट। अगर तुम्हारे चाचा ताऊ का लड़का हुआ और तुम्हारा एक सगा भाई है, तो तुम सगे भाई को भाई बोलोगे, नेचुरली वो तुम्हारा भाई है। पर तुम्हारे चाचा ताऊ के लड़के को भी तुम भाई तो बोलोगे, पर तुम क्या बोलोगे? ये मेरा भाई है, ये मेरा चचेरा भाई है। एक एक्स्ट्रा बात कह रहे होगे क्योंकि वो परिवार थोड़ा सा अलग हो गया तुम्हारे मेन परिवार से। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट इस परिवार से थोड़ा सा अलग हो गया। ये प्रेडिकेट फैमिली को बिलोंग करता है, प्रेडिकेट फैमिली को बिलोंग करता है। दो फैमिलीज हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट फैमिली, प्रेडिकेट फैमिली। भाई उधर भी है पर वो उस परिवार का है, इसलिए वो मेरा चचेरा भाई हो गया। वैसे ये आपका नॉमिनेटिव केस होते हुए फैमिली अलग है, प्रेडिकेट फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए उसका नाम थोड़ा सा अलग हो गया। उसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस परंतु प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। अगर आरपीएससी आपको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव नाम नहीं देती तो आप डायरेक्टली उसको नॉमिनेटिव केस बताओ, और अगर आरपीएससी नॉमिनेटिव केस और दूसरा ऑप्शन प्रेडिकेट नॉमिनेटिव देती है तो आपको ये वाला ऑप्ट करना पड़ेगा। जब भाई ये टीचर की बात करो, राम तो शुद्ध नॉमिनेटिव केस है, पर ये वाला आपका नॉमिनेटिव केस में भी एक स्टेप और हम नीचे उतर रहे हैं और हम उसे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं। तो अब अपन ने देखा कि नाउन सब्जेक्ट बनकर आ सकता है और नाउन कॉम्प्लीमेंट बनकर आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर है? दो पोजीशन समझ ली हमने, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट दो तरीके का होता है, सब्जेक्ट की पूर्ति करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्ट की पूर्ति करेगा तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो नाउन की सेकंड पोजीशन है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में भी दो कैटेगरीज हो गई, एक तो हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और हम नाउन और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात ही नहीं कर रहे। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक होता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट अलग होता है। वो नाउन कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां तक सबको क्लियर है? अभी अपन ने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किया ही नहीं है।
हमने केवल 2 सेंटेंसेस देखे और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जिसका दूसरा नाम है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। क्लियर है? अब हम तीसरा सेंटेंस देखें। दिस आइडिया इज अ वेरी गुड आइडिया। हम किसकी बात कर रहे हैं? आइडिया की बात कर रहे हैं। कौन से आइडिया की? इस आइडिया की बात कर रहे हैं। दिस आइडिया, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नाउन फ्रेज है और ये आपका नॉमिनेटिव केस है। अब दिस आइडिया इज, ये आइडिया ही वेरी गुड आइडिया है, ये अ वेरी गुड, तो इस आइडिया की विशेषता बताना है ना? इसलिए ये पूरा एक और नाउन फ्रेज हो गया, ये पूरा एक और नाउन फ्रेज हो गया। दिस आइडिया इज अ वेरी गुड आइडिया। क्लियर हुआ? ये आइडिया एक बहुत अच्छा आइडिया है। समझ में आ गया? अब इधर वाले नाउन फ्रेज में आपको डाउट आएगा कि अब ये आइडिया ही वेरी गुड आइडिया है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये कॉम्प्लीमेंट है। ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि किसी ना किसी तरीके से हो ना हो ये कॉम्प्लीमेंट है। ये तो अपन को समझ में आ गया। बट अभी अपन को बहुत क्लियर नहीं है कि इसको क्या माने, इसको विशेषण माने या संज्ञा माने। यही है डाउट कि इसको हम विशेषण मानेंगे या हम इसको संज्ञा मानेंगे। देखो, क्योंकि तुमको अ दिख गया, ए एंड द दिख गया, तुम ठप्पे से कहो कि ये नाउन फ्रेज है और नाउन कॉम्प्लीमेंट है। अ आया ना, अ आ गया, इसका मतलब ये पूरा फ्रेज आपका नाउन फ्रेज है। अब सुनो, ये हुआ तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नॉमिनेटिव केस, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। ये सारी चीजें हम इसके लिए कह रहे हैं अ वेरी गुड आइडिया। हम कह रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट है, हम कह रहे हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हम कह रहे हैं ये नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है, सब कुछ कह रहे हैं अपन। अब इसी सेंटेंस को अपन थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। मैं इसको हटा देती हूं, इसको हटा देती हूं और इसको भी हटा देती हूं। दिस आइडिया, अब अ कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास इसके बाद आने वाला संज्ञा शब्द भी नहीं है, आइडिया भी हट गया। अब केवल वेरी गुड है। अब क्या कहोगे? ये आइडिया बहुत अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा आइडिया, अभी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अभी भी कॉम्प्लीमेंट है, अभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पर ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव नहीं कहलाएगी, क्योंकि नॉमिनेटिव का मतलब ही है नाउन से रिलेटेड। लैटिन भाषा का शब्द नोमेन से नाउन आया है, वहीं से नॉमिनेटिव भी बना है और इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट तो है, पर ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अभी जिस शक्ल में है ये नाउन फ्रेज नहीं है। इज वेरी गुड, तो वेरी गुड आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव नहीं कहलाएगा, ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। और जैसे ही आपने इसमें अ लगाया और आइडिया लगाया, अब इसका हुलिया बदल गया पूरा। अब ये क्या हो गया? इसकी वजह से 100% नाउन फ्रेज है। क्लियर है? और ये आ रहा शब्द, अगर किसी फ्रेज में तुम्हें नाउन दिख गया ना, तो वो नाउन फ्रेज तो है ही। सबसे पहले तो तुम्हें यही देखना है, अगर वो कोई सेंटेंस दे रहे हैं, कोई फ्रेज दे रहे हैं और उन्होंने नाउन को अंडरलाइन नहीं किया, फ्रेज ही दे दिया, तो उसमें नाउन दिखते ही कह दो कि ये नाउन फ्रेज है। और अगर इसमें से वो
आइडिया को हटाकर केवल वेरी गुड को अंडरलाइन करके पूछे कि साहब ये क्या है, तो ये तो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। तो अभी दिस आइडिया इज अ वेरी गुड आइडिया में दिस आइडिया सब्जेक्ट है, इज आपका जो भी है, अभी हम वहां नहीं जा रहे। अ वेरी गुड आइडिया, दिस आइडिया ही वेरी गुड आइडिया है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, और ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है क्योंकि ये नाउन फ्रेज है। ये भी क्लियर है आपको? अब अगला देखो, तो हमने देखा अभी तक नाउन एज सब्जेक्ट, नाउन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन कॉम्प्लीमेंट बनकर आ सकता है, पर हमने कॉम्प्लीमेंट में भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा है। अब अगला देखो, द टू लिटिल पपीज ran across the busy road। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पपीज की बात कर रहे हैं। अरे कौन से पपीज? या तो 6-7 घूम रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से 2 छोटे पपीज, द टू लिटिल पपीज। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें पपीज नाउन आ रहा है, और ये नॉमिनेटिव केस है। अंडरस्टूड? अब इसमें रैन को छोड़ो, ये तो क्रिया है, ये प्रेपोजिशन आ गया, और द बिजी रोड। प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है? सिर्फ इन, ऑन, एट, इनको देखकर प्रेपोजिशन मत बताना, क्योंकि इनके बाद अगर संज्ञा नहीं आएगा तो वह शब्द इन, ऑन वगैरह ये प्रेपोजिशन नहीं कहलाएंगे, ये एडवर्ब पार्टिकल कहलाएंगे, जो हम बाद में करेंगे। अभी हम वो सब नहीं कर रहे। प्रेपोजिशन की पहचान ही ये है कि उसके पीछे पीछे संज्ञा आ रहा है। नाउन फ्रेज आ सकता है, एक शब्द का नाउन आ सकता है, पर नाउन के नाम पर कुछ ना कुछ आएगा, तभी प्रेपोजिशन भी कहलाएगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर अक्रॉस आ गया, तो इसके बाद आया हुआ ये पूरा हिस्सा आपका नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। और आपको रोड दिख भी रहा है, रोड नाउन दिख रहा है, ये तो रोड की विशेषता बता रहा है, बट ये है तुम्हारा नाउन, ये नाउन फ्रेज है। और अब हमारा नाउन फ्रेज एक अलग चीज बनकर आया। अब हमारा नाउन फ्रेज यहां पर द बिजी रोड में न सब्जेक्ट बनकर आया, न कॉम्प्लीमेंट बनकर आया, क्योंकि वो पिल्ले बिजी रोड तो नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना? ये प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन फ्रेज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या होता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट? पहले तो तुम्हें समझना होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, जैसे नाउन फ्रेज वैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज में एक प्रेपोजिशन तो होगा ही, साथ में उसके एक नाउन फ्रेज होगा। तो ये प्रेपोजिशन अक्रॉस हो गया तुम्हारा, ये तो प्रेपोजिशन है ना, और ये पूरा ही आपका ये अक्रॉस द बिजी रोड पीपी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और इस पीपी के अंदर ये पी हटा दो तो बाकी बचा हुआ नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर आए, प्रेपोजिशन के बाद आए, उसे हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आपने संज्ञा की तीसरी पोजीशन देख ली, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, 3 चीजें देख ली अपन ने, है ना? और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शब्द तो आया ना, वो ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है एक्यूजेटिव केस। तो वो ऑब्जेक्टिव केस कह लो उसको एक्यूजेटिव केस कह लो। यहां तक क्लियर है? अब ये देखो, द क्लेवर यंग बॉय आंसर्ड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक बॉय की बात कर रहे हैं। बॉय
बात समझ में आ गई? नहीं, हमें बात समझ में आएगी जब हम कहेंगे द क्लेवर यंग बॉय। कौन सा लड़का? अरे वो छोटा सा जो लड़का है, या तो 3 छोटे लड़के हैं ना, कौन से? द क्लेवर यंग बॉय, वो यंग बॉय जो कि क्लेवर है, द क्लेवर यंग बॉय। और फिर हमारे पास है आंसर्ड, जो कि वर्ब है। अभी इसमें मत उलझो। अब अगला नाउन फ्रेज कोई है क्या, ये ढूंढो। तो आपके पास, आपको ये तो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो दिख रहा है, ये डेफिनेटली नाउन है। एंड वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये अ दिख रहा है बड़ा सारा, ए एंड द देखते ही समझ जाओ नाउन फ्रेज है। ए एंड द को देखते ही पहचान जाओ नाउन फ्रेज है। तो ये सारे इस क्वेश्चन की विशेषता बता रहे हैं। कैसा प्रश्न? डिफिकल्ट प्रश्न। कितना डिफिकल्ट? अरे बहुत डिफिकल्ट प्रश्न। तो ये अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये यंग बॉय ही क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है? क्या वो लड़का वो सवाल है? नहीं है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट तो है ही। वो अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट तो कहीं से भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये और वो एक नहीं है। जैसे अपने देखा था राम इज अ टीचर में, राम ही टीचर है, वैसे ये लड़का ही प्रश्न है, नहीं, ऐसा नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट भी नहीं है, वो अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट भी नहीं है ना। चलो, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है क्या? तो इधर तो कोई प्रेपोजिशन ही नहीं है, तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो अब हम क्या करें? इसको द्वारा फॉर्मेट में डाल के देखो। एक बहुत ही मुश्किल सवाल का हल लड़के, वो होशियार यंग लड़के के द्वारा दिया गया। द्वारा फॉर्मेट में आया ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब किसी सेंटेंस में एक ही तरह का ऑब्जेक्ट हो, एक ही तरह का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक प्राप्त करता, एक प्राप्त की गई वस्तु, है ना। ऐसे भी सेंटेंसेस आएंगे अभी। पर जब किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या कुछ ही हो, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इज दिस क्लियर? तो अब हमने चारों देख लिए, 5 होते हैं नाउन के पोजीशंस। अभी हमने 5वां एपोजिटिव किया नहीं है, मैं आपको कल कराऊंगी, है ना। बट अब आपने देख लिया नाउन एज सब्जेक्ट, नाउन एज कॉम्प्लीमेंट, हमने सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा है, और फिर अपन ने देखा नाउन एज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और फिर हमने देखा है नाउन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहां तक? अब इस सेंटेंस को देखो आप, जुपिटर बृहस्पति ग्रह जो है इज, अब जुपिटर हम किसकी बात कर रहे हैं? बृहस्पति नाम के ग्रह की बात कर रहे हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, नॉमिनेटिव केस है ना। तो अच्छा, यहाँ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ऑब्जेक्ट है। जुपिटर इज, जुपिटर ही सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सोलर SOLAR, सोलर सिस्टम में जुपिटर ही सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर ही लार्जेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट ही जुपिटर है, तो ये अपने आप ही आपका C हो गया, है ना। अब इसमें हम क्या माने? ये तो समझ में आ गया कि ये नाउन फ्रेज है क्योंकि द आ गया, ए एंड द आती समझ जाओ नाउन फ्रेज है, द आ गया। तो ये दिख रहा है आपको प्लैनेट, ग्रह, है ना। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर ही लार्जेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट ही जुपिटर है, और इसलिए
ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये एक्चुअली पूरा ही आपका, इसकी तरफ फिर हमको देखने की जरूरत नहीं है, ये ही आपका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, नॉमिनेटिव केस है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है। ये क्लियर हुआ? अब इस सेंटेंस में आगे हमको इन प्रेपोजिशन दिख रहा है और सोलर सिस्टम दिख रहा है। वैसे तो अपन इस पूरे को सी बता के छोड़ देंगे। ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जिसको हम लिंक वर्ब कहते हैं। अभी अपन वर्ब नहीं कर रहे हैं, अपन केवल एंड केवल नाउन फ्रेज देख रहे हैं, पर हम इस पूरे को कॉम्प्लीमेंट बता के छोड़ देंगे, है ना। पर आप देखो कि इसमें एक प्रेपोजिशन है और ये है, और आरपीएससी इसको अंडरलाइन करके पूछती है कि भैया ये एक नाउन फ्रेज है, इसकी भी बता दो कि इसका क्या है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि ये इन प्रेपोजिशन के बाद आया है ना, तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस का है। अंडरस्टूड? अगर ये अंडरलाइन करके पूछ रहे हैं क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आया है, ये पूरा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसमें इन प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ है, तो हम इसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बताएंगे और इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस। यहां तक भी क्लियर है? अब अगला देखो, द वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। किसकी बात कर रहे हैं हम? द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज, और फिर द वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। अब फिर इसमें उलझ सकते हैं, ब्यूटिफुल भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है, ये क्या चक्कर है, ये एडजेक्टिव है या नाउन है? परंतु अब तुम्हें इसमें प्लेस नजर आ रहा है ना, ये तो केवल उस प्लेस की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। हमारे लिए काम की चीज तो वो प्लेस है। हमको यहाँ हिंट मिल गया, अ ब्यूटिफुल प्लेस। अ देख लिया तुमने, अब तुम्हें गलती करनी नहीं है, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अ देखते बस ये इसलिए नाउन फ्रेज है बस। अब फिर तुम समझ जाओ कि ये सारी चीजें तो इसकी विशेषता बताने वाली चीजें, और अ ब्यूटिफुल प्लेस आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड ही तो ब्यूटीफुल प्लेस है, वर्ल्ड ही तो ब्यूटीफुल प्लेस है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट भी नाउन कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है ना, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव केस है। समझ में आ गया? होने को ये भी आपका नॉमिनेटिव केस है, पर आरपीएससी एक कदम और नीचे उतरती है तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है। इज दिस ऑल्सो क्लियर? तो अब नेक्स्ट, द ब्यूटिफुल ओल्ड हाउस had an enormous gate, iron gate. The beautiful old house, हम किसकी बात कर रहे हैं? हाउस की बात कर रहे हैं? नहीं, हम the beautiful old house की बात कर रहे हैं। हाउसेस तो बहुत होंगे, हम तो एक विशेष हाउस की बात कर रहे हैं, एक सुंदर पुराना सा मकान। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नाउन फ्रेज है, ये आपका नॉमिनेटिव केस है ना। हैड एन इनॉर्मस आयरन गेट, ठीक है। अब इसमें एन दिख रहा है, ए एन द। अब एन इनॉर्मस आयरन गेट, अब इसमें ये है नाउन फ्रेज आपका, ये है आपका नाउन फ्रेज, और ये आपका, इसमें आपको गेट नजर आ रहा है, गेट नजर आ रहा है आपको इसमें, और ये सारी चीजें इस गेट की विशेषता बता रही है ना। अगर सामान्य रूप से अब इस वाले सेंटेंस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमें लगेगा कि हम इसका पैसिव बना सकते हैं, है ना, पर अटपटा सा पैसिव बनेगा। भाई मेरी एक नाक है, अ नोज इज हैड बाय मी, अटपटा ही
A nose is had by, है ना? तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट की तरह दिखने वाला एन इनॉर्मस आयरन गेट इज हैड बाय द ब्यूटीफुल ओल्ड हाउस, इस तरीके से पैसिव्स नहीं बनते। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस में आप ना तो ये कह पाओगे कि ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें वो पैसिवाइज नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली एक तरीके से अर्थ को पूरा कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, अर्थ पूरा कर रहा है, मकान का ही वह गेट है ना? बट इस सेंटेंस को अभी छोड़ दो, क्योंकि जब हम स्पोका करेंगे तब मैं इस तरह के सेंटेंसेस की विशेष रूप से आपको प्रैक्टिस दूंगी। हैड क्रियावाची है ना, जिसका अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको उलझो मत, केवल ये समझो कि ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, ऑल दीज थिंग्स, यहां तक क्लियर है। अगला देखो, मोहन इज अ मैन विथ अ वेरी लाउड वॉइस। तो मोहन इज अ मैन, मोहन ही वो आदमी है। तो मोहन तो तुम्हारा नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है। अ मैन, मोहन इज अ मैन, मोहन ही आदमी है, आदमी मोहन है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये आपका प्रेडिकेट नॉमिनेटिव हो गया। तो ये एंड विथ आपका प्रेपोजिशन है अ वेरी लाउड वॉइस। अब इसमें उलझो मत, तुम्हें लाउड भी दिख रहा है, वेरी भी दिख रहा है, तो क्या हुआ? अ भी तो दिख रहा है, अ दिख रहा है ना, तो ये नाउन फ्रेज है आगे। ये देखो वॉइस, वेरी लाउड तो उस वॉइस के बारे में कुछ बता रहा है, वेरी लाउड वॉइस के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसलिए विथ प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ अ वेरी लाउड वॉइस जो है वो आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये भी क्लियर है? द स्वीट लिटिल बेबी गेव एन इनोसेंट स्माइल। हम किसकी बात कर रहे हैं? द स्वीट लिटिल बेबी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। ये गेव है, हम अभी वर्ब्स की बात ही नहीं कर रहे। ए एंड द में से एन दिख रहा है, तुरंत पहचान जाओ कि भले इसमें इनोसेंट जो शब्द आ रहा हो, पर स्माइल भी दिख रहा है, और ये नाउन फ्रेज है, हो ना हो ये नाउन फ्रेज है, अंडरस्टूड? और इसमें ये स्माइल हमारा नाउन हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज है, प्रेपोजिशन के नहीं, प्रेपोजिशन के बाद नहीं आ रहा, तो इसमें हम ये देखेंगे कि लिटिल बेबी और स्माइल एक ही है क्या? नहीं है, लिटिल बेबी अलग है, स्माइल अलग है, और इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद भी नहीं आ रहा, इसलिए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इसको दोबारा फॉर्मेट में डाल के देखो, एक मासूम सी मुस्कान बच्ची द्वारा दी गई, आ गया ना? तो इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ, और इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इज दिस ऑल्सो क्लियर? ये क्लियर है? अब ये 10 तक आज करके छोड़ दो, ये 11, 12, 13 and 25 तक है, इसको हम कल करेंगे। आज इतना अच्छे से समझ में आ गया ना